14 अगस्त 2016 की रात करीब 11 बजे पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में NH 12 पर एक ट्रक धीरे धीरे आकर रुकता है। सड़क सुनसान है, चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ है और ट्रक का ड्राइवर बेहद घबराया हुआ दिखाई देता है। उसकी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही हैं, जैसे उसे किसी के पीछा करने का डर हो। ट्रक के पीछे सब्जियों की बोरियां भरी हुई हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से हिला सकता था। 5 करोड़ रुपए के नकली नोट। यह सिर्फ एक तस्करी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े और संगठित नेटवर्क की छोटी सी झलक थी, जो कई सालों से चुपचाप भारत में नकली करेंसी का जहर फैला रहा था। इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। साल 2013 में भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। इस बार युद्ध का तरीका अलग था। न कोई बम, न कोई गोली, बल्कि एक साधारण सा दिखने वाला नोट। मकसद था भारत की अर्थव्यवस्था को भीतर से कमजोर करना, बाजार में अविश्वास पैदा करना और आम जनता को आर्थिक रूप से अस्थिर करना। जब किसी देश की मुद्रा पर भरोसा टूटता है, तो वह देश खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगता है, और यही इस साजिश का असली लक्ष्य था। नकली नोट पाकिस्तान के पेशावर और कराची जैसे शहरों में अत्याधुनिक प्रिंटिंग यूनिट्स में तैयार किए जाते थे, जहां काम करने वाले लोग इतने प्रशिक्षित थे कि वे भारतीय नोट के हर सिक्योरिटी फीचर की हूबहू नकल कर सकते थे। इन नोटों को FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहा जाता था, जिनकी गुणवत्ता इतनी उन्नत थी कि आम आदमी तो क्या, कई बार बैंक कर्मचारी भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। असली चुनौती सिर्फ नोट छापना नहीं थी, बल्कि उन्हें भारत में फैलाना था, जिसके लिए एक पूरा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा था। इन नकली नोटों को भारत में पहुंचाने के लिए 3 मुख्य रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था: बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर और समुद्री मार्ग। बांग्लादेश वाला रास्ता सबसे सक्रिय था, जहां से नोट पहले ढाका पहुंचते, फिर वहां के हवाला नेटवर्क के जरिए भारत बांग्लादेश सीमा पार कराए जाते। मालदा और मुर्शिदाबाद इस नेटवर्क के प्रमुख केंद्र थे, जहां की भौगोलिक स्थिति तस्करों के लिए बेहद अनुकूल थी। नेपाल बॉर्डर भी एक बड़ा रास्ता था, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण वहां निगरानी कम थी और तस्करी का पुराना नेटवर्क पहले से मौजूद था। वहीं समुद्री रास्ता कम इस्तेमाल होता था, लेकिन जब बाकी रास्ते बंद हो जाते, तब इसका सहारा लिया जाता था। इस पूरे नेटवर्क में हर स्तर पर अलग अलग लोग जुड़े हुए थे: छोटे तस्कर, हवाला ऑपरेटर, बिचौलिए और उनके ऊपर बड़े ऑपरेटर। लेकिन सबसे ऊपर एक रहस्यमयी शख्स था, जिसे मास्टर कहा जाता था। 2014 से NIA इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह नेटवर्क इतना चतुराई से बनाया गया था कि हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी अगली कड़ी का ही पता होता था, पूरी चेन का नहीं। इसी वजह से जांच एजेंसियों के लिए पूरी तस्वीर समझ पाना मुश्किल था। फिर 2015 में बिहार के दरभंगा में एक छोटे दुकानदार को एक नोट पर शक हुआ, जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया। वह नोट देखने में बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन उसकी बनावट में हल्का फर्क था। जब जांच हुई तो पता चला कि वह नकली है, और वहीं से NIA ने उसके सीरियल नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया, जिससे यह साबित हुआ कि ये सारे नोट एक ही जगह से छपे हैं और एक ही नेटवर्क के जरिए फैलाए जा रहे हैं। इसी दौरान रफीकुल इस्लाम नाम का एक व्यक्ति सामने आया, जो दिखने में एक साधारण व्यापारी था, लेकिन असल में वह इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी था। NIA ने उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसकी निगरानी जारी रखी ताकि पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके।
और फिर 2016 में एक ऐसा फैसला आया जिसने इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को जब रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा हुई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन सबसे ज्यादा झटका उन लोगों को लगा जो इस नकली करेंसी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। करोड़ों रुपए के नकली नोट एक ही रात में बेकार हो गए। घबराहट में लोगों ने गलतियां करनी शुरू कर दी। कहीं नोट जलाए गए, कहीं नदी में फेंके गए और कई लोगों ने घबराकर अपने संपर्कों को फोन किए, जिससे उनकी लोकेशन और नेटवर्क की कड़ियां उजागर होने लगीं। यही गलतियां एनआईए के लिए सबसे बड़ा मौका बन गईं। अब एजेंसी के पास पूरे नेटवर्क का नक्शा था और उसके केंद्र में था अब्दुल रहमान, जो इस पूरे ऑपरेशन का भारत में मुख्य संचालक था। दिसंबर 2016 में एनआईए ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया, जिसके तहत एक ही रात में देश के कई शहरों में छापेमारी की गई और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल रहमान को दिल्ली से पकड़ा गया, जहां वह फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। उसके पास से नकली नोट, एक एनकोडेड डायरी और कई अहम सबूत मिले, जिनसे यह खुलासा हुआ कि पिछले 5 सालों में करीब 70 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत में फैलाए जा चुके थे। 2019 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी नकली करेंसी का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तकनीक बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई आज भी जारी है। यह लड़ाई सिर्फ बंदूक या हथियारों से नहीं, बल्कि सतर्कता, जांच और जागरूकता से लड़ी जाती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि देश को कमजोर करने वाले दुश्मन हमेशा सामने से नहीं आते। कई बार वे एक साधारण कागज के टुकड़े के रूप में भी छिपे होते हैं। इस पूरे ऑपरेशन के बाद जांच यहीं नहीं रुकी, बल्कि और गहराई तक गई। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ में यह सामने आया कि इस नेटवर्क में सिर्फ तस्कर ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। कुछ सरकारी कर्मचारी और बॉर्डर पर तैनात लोग नियमित रिश्वत लेकर इन नकली नोटों की खेप को आसानी से पार करा देते थे। वहीं कुछ बैंक कर्मचारी भी ऐसे थे जो नकली नोट पहचानने के बावजूद चुप्पी साध लेते थे। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम था जो भ्रष्टाचार और लालच पर खड़ा था। एनआईए ने इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए अदालत में मजबूत केस पेश किया। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अब्दुल रहमान पर मुकदमा चलाया गया, जो देश के सबसे गंभीर अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लंबी सुनवाई के बाद 2019 में अदालत ने उसे दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकी 22 आरोपियों को भी उनकी भूमिका के अनुसार सजा दी गई। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, और जिन सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता साबित हुई उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बावजूद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। FICN नेटवर्क आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, बस इसके तरीके बदल गए हैं। नए रूट बनाए जा रहे हैं, नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ तक कि नए नोटों की नकल के मामले भी सामने आए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से इस नेटवर्क को कुछ हद तक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जहां भी नकद लेन देन मौजूद है वहां यह खतरा बना रहेगा। हर साल सीमा पर नकली नोटों की बरामदगी होती है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस नेटवर्क को तोड़ने में लगी रहती हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुश्मन भी लगातार अपने तरीके बदलता रहता है। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूकता, सतर्कता और ईमानदारी से लड़ी जाती है। और इस ऑपरेशन ने एक बात साफ कर दी कि भारत की जांच एजेंसियां अदृश्य दुश्मनों को भी पहचानने और उन्हें खत्म करने में सक्षम हैं। चाहे दुश्मन बम के साथ आए या एक नकली नोट के साथ,
उसका अंत तय है। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।